वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग 10 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग का कवर करेंगे और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा गया है और जेएसएससी जेई की अपकमिंग एग्जामिनेशंस, बीपीएससी एई की अपकमिंग एग्जामिनेशंस में ये जनरल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल है। तो डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन करके। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। और जो भी जनरल इंजीनियरिंग सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो उन सब फ्रेंड को ये इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर दो। और जनरल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग ब्रांच पेपर का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो ब्रांच पेपर होगा उसमें हम लोग डिस्क्रिप्टिव टाइप भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे समझने के लिए और ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस करेंगे। और इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए भी हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सब्सिक्वेंट लोडिंग ऑफ मटेरियल विच वाज लोडेड बियॉन्ड इट्स यील्ड पॉइंट देन इट्स ऑप्शन है इलास्टिक लिमिट इज रिड्यूस्ड बट यील्ड स्ट्रेस इंक्रीजेज, इलास्टिक लिमिट इज इंक्रीज्ड but yield stress decrease, both elastic limit and yield stress decrease, none of the above। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि सब्सिक्वेंट लोडिंग जो है मटेरियल का विच वाज लोडेड बियॉन्ड इट्स यील्ड पॉइंट, जो कि बियॉन्ड लोड किया जाता है यील्ड्स पॉइंट पर, तो इसका जो प्रॉपर्टीज है कौन सा होगा। तो ऑप्शन में है इलास्टिक लिमिट इज रिड्यूस्ड, इलास्टिक लिमिट रिड्यूस्ड होगा बट यील्ड स्ट्रेस इंक्रीज होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इलास्टिक लिमिट इज इंक्रीज्ड बट यील्ड स्ट्रेस डिक्रीज। ये सारे ऑप्शंस दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शंस जो होगा, करेक्ट आंसर वो होगा ए, क्योंकि इलास्टिक लिमिट जब रिड्यूस्ड होगा तो यील्ड स्ट्रेस इंक्रीज होगा और ये प्रॉपर्टीज इसको फॉलो करता है। इन सब्सिक्वेंट लोडिंग ऑफ मटेरियल विच वाज लोडेड बियॉन्ड its yield point then its elastic limit is reduced but yield stress increase, इलास्टिक लिमिट रिड्यूस होगा और yield stress increase होगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चंस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड था। आगे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप्ड इन ए कैंटिलीवर ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन and 1 meter long having a load of 10 kg at the free end will be। तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इजी भी है और ये फॉर्मूला बेस्ड है। ये भी क्वेश्चंस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड है। तो क्वेश्चंस कहता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा डेवलप्ड इन ए कैंटिलीवर ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एंड 1 मीटर लॉन्ग हैविंग ए लोड ऑफ 10 kg एट दी फ्री इंड। तो अगर फ्री इंड पे 10 kg का लोड है और 1 मीटर लॉन्ग एक कैंटिलीवर बीम है और उसका जो एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन है, तो हम लोग पहले फिगर बनाते हैं, इसके बाद फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो एक बीम है जो 100 सेंटीमीटर का है, इस पर इंड में 10 kg का लोड अप्लाइड किया जा रहा है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कितना है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इस टाइप से फिगर होगा। तो यहाँ पर बोला गया कि मैक्सिमम स्ट्रेस, तो मैक्सिमम स्ट्रेस पहले हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हम लोग को मोमेंट निकालना होगा। तो मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर वेट है तो वेट इंटू एल, तो वेट हम लोगों का कितना है 10 इंटू 1 मीटर है, तो यहाँ पर सारा यूनिट्स हम लोगों का सेंटीमीटर में दिया हुआ था। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। m इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3। तो टॉर्सन इक्वेशन क्या होता है वो हम लोगों को सबसे पहले इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई
बाई आई। ये कैसे आया, एम बाय आई इज इक्वल टू ई बाई आर इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। इसी फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आ गया, सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई बाई आई। तो आई हमको निकालना है, वाई दिया हुआ है, और एम भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 10⁻3। तो फॉर्मूला हम लोगों ने जो निकाला, सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई बाई आई। तो आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है बी एच क्यूब बाई 12। तो बी एच क्यूब बाई 12 जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू इसका पुट करेंगे किस में, आई का वैल्यू इसी टाइप से पुट कर देंगे हम लोग, और एम का वैल्यू हम लोग निकाल लिए डब्लू एल। तो डब्लू हम लोगों का कितना 10 था, इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻3। तो ये वाला फॉर्मूला में सारा वैल्यू पुट करेंगे, पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई बाई आई इज इक्वल टू 10⁻3। एम का वैल्यू हम लोगों ने 10⁻3 कैलकुलेट किया, इनटू वाई का जो वैल्यू है वो कितना होगा 0.5, 0.5 क्योंकि L/2 होगा, बाई बी एच क्यूब बाई 12। तो बी हमारा कितना होगा 1 होगा, और एच भी 1 है, बी एंड एच दोनों 1 है, तो 1 इंटू 1/12। तो जब इसको फाइनली हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 6000 kg। तो कहीं पर ऑप्शंस दिख रहा है, हाँ डी, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बस इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है, सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई बाई आई, और आई इज इक्वल टू बी एच क्यूब बाई 12, और इसका वैल्यू पुट करना है, और एम इज इक्वल टू डब्ल्यू एल, और वाई तो हम लोगों का L/2 होगा। तो सारे वैल्यू को पुट करके जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 6000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द बेंडिंग मोमेंट इज 0 इन थिन ओवल सिलेंडर सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर इज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए, जब 0 होता है मोमेंट्स तो इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 1 ऑप्शंस नहीं दिया है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स जो होता है तो बेंडिंग मोमेंट अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 1 ऑप्शन नहीं दिया हुआ, 2 है, 4 है, 8 है, इट इज़ नॉट ट्रू। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का वैल्यू 1 आता है और यहाँ पर ऑप्शंस में 1 है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ए होलो शाफ्ट ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एज दैट ऑफ सॉलिड शाफ्ट कैन रेसिस्ट, ऑप्शन है लेस टॉर्क, इक्वल टॉर्क, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ टॉर्क, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय ए होलो शाफ्ट हैविंग द सेम वेट as that of a solid shaft is more than the torque transmitted by the solid shaft. Power transmitted by the hollow shaft is directly proportional to the torque transmitted by the shaft. तो जो पावर का ट्रांसमिशन होता है होलो शाफ्ट के द्वारा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, टॉर्क का जो ट्रांसमिशन होता है शाफ्ट में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स पावर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। जितना एरिया पे वो रोटेट किया, रोटेटिंग डिस्टेंस जो होता है वो डी होता है, और एफ जो है वो फोर्स है, जितना फोर्स लगा करके उसको रोटेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर स्टेट्स दैट द स्ट्रेस एट विच फेलियर
occurs in simple tension is equal to option A maximum principal stress, the difference of corresponding principal stresses, the sum of the corresponding principal stresses, none of the above। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि मैक्सिमम जो द डिफरेंस ऑफ corresponding प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है वही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर स्टेट्स करता है। तो करेक्ट आंसर ये वाला फॉर्मूला आपको याद रहेगा, तो डिफिनेशन याद रहेगा तो सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चंस का आता है द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर स्टेट दैट द स्टेट एट विच फेलियर अकर्स इन सिंपल टेंशन इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, डिफरेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बस आपको स्टेटमेंट सिर्फ पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चंस अभी तक जितना क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रोड्स। तो ये सारा क्या है, रॉक्स है, ग्रेनाइट, बासाल्ट, लाइम स्टोन, नन ऑफ दीज। तो मेनली हम लोग ग्रेनाइट जो है वो रोड मटेरियल्स में यूज कर सकते हैं। अब किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं वो भी बताते हैं। ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है और इसका यूज आर्किटेक्चरल, कंस्ट्रक्शन, ऑर्नामेंटल, स्टोन रोड एंड मॉन्यूमेंट्स में किया जा सकता है। लेकिन बसाल्ट जो है ये भी इग्नियस वोल्केनिक रॉक है और ग्रेनाइट क्या है, इग्नियस प्लूटोनिक रॉक है। लेकिन बसाल्ट का यूज हम लोग नहीं कर सकते, बसाल्ट का यूज एग्रीगेट के फॉर्म में करते हैं। लाइम स्टोन क्या है, लाइम स्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है और इसका यूज पोर्टलैंड सीमेंट का प्रोडक्शन करने में किया जाता है, जैसे फाइबर ग्लास या ग्लास भी बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रोड्स। तो ग्रेनाइट का हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि ये इग्नियस प्लूटोनिक रॉक है और ये आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्शन में, स्टोन रोड के फॉर्म में एंड माउंटमेंट में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड साइज ऑफ एन ऑर्डिनरी ब्रिक्स इज। ये क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड है और ये क्वेश्चंस हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एसएससी की जितनी बार भी एग्जामिनेशन होती है, एसएससी जेई सेंट्रल की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और जेपीएससी एई की भी लास्ट टाइम जो एग्जामिनेशन हुई थी 5/2019, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन होता है उसमें हर एक बार जो एग्जामिनेशन होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया स्टैंडर्ड साइज ऑफ एन ऑर्डिनरी ब्रिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 19 इंटू 9 सेंटीमीटर। अगर यही में दिया रहता तो हम लोगों को इसमें 190 इंटू 90 लिखते, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में, बस यूनिट में आप घबराना मत, ये वाला सिर्फ याद रखना 19 इंटू 9 बस सारा सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक जो होता है वो मॉड्यूलर साइज भी बोल सकते हैं या स्टैंडर्ड साइज, तो वो 19 इंटू 9 होता है। और नॉमिनल साइज जो होता है वो 20 इंटू 10 होता है। और ट्रेडिशनल साइज जो होता है वो 23 इंटू 11.4 इंटू 7.6 होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पूछा गया है स्टैंडर्ड साइज या मॉड्यूलर साइज। तो मॉड्यूलर साइज स्टैंडर्ड साइज दोनों एक ही होता है। और अगर नॉमिनल साइज पूछ दिया जाए तो 20 इंटू 10 होता है। तो ये 20 इंटू 10 जो रहता है हम लोग इसका मोटार के फॉर्म में यूज करते हैं। जब मोटार का हम लोग कैलकुलेट करना रहता है अमाउंट, तो उसमें 1 सेंटीमीटर हम लोग क्या करते हैं, उसका थिकनेस कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ क्विक सेटिंग सीमेंट। ऑप्शन है 30 सेकेंड, 5 मिनट, 30 मिनट, ग्रेटर देन 30 मिनट्स। तो यहाँ पर क्विक सेटिंग टाइम सीमेंट के बारे में पूछा गया, मीन्स जो जल्दी सेटल कर जाता है। जैसे कहीं पर रिवर है और वाटर का फ्लो कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है और वहाँ पर हम लोगों को ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है, फाउंडेशन देना है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, क्विक सेटिंग टाइम सीमेंट यूज करते हैं। तो इसका जो मिनिमम या इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 5 मिनट्स होता है। अगर यहीं पर ओपीसी पूछ देता ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट्स होता है एंड फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो 10 आवर्स होता है। लेकिन यहाँ पर किसका पूछा गया, क्विक सेटिंग सीमेंट के बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो
5 मिनट्स होगा, क्योंकि इसको जल्दी जमाना रहता है और जहाँ पर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर होता है वहाँ पर इस सीमेंट का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड रॉक शुड बी पेंटेड टू, ऑप्शन है प्रिवेंट अगेंस्ट वेदरिंग इफेक्ट, इम्पार्ट बेटर अपीयरेंस, बोथ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रिवेंट अगेंस्ट वेदरिंग इफेक्ट। क्योंकि वुड वर्क जो हम लोग करते हैं और उसमें जो पेंट किया आता है तो किसके अगेंस्ट किया आता है, वेदरिंग इफेक्ट प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट अगेंस्ट वेदरिंग इफेक्ट। तो 19 का करेक्ट आंसर हम लोगों का हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, ये क्वेश्चन जो था ये क्वेश्चंस हम लोगों का बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था और ये क्वेश्चंस बीपीएससी एई 1995 में पूछा गया है। तो वुड शुड बी पेंटेड टू प्रिवेंट अगेंस्ट वेदरिंग इफेक्ट भी होता है और यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हमें लग रहा है, लेकिन जो परफेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर ये ए होना चाहिए। और अगर दोनों ऑप्शन मिल जाता है कि बोथ द एबव तो आप ये वाला भी टिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ये ए होना चाहिए, लेकिन बुक में बोथ द एबव दिया हुआ है। इम्पार्ट बेटर अपीयरेंस ये भी सही है और ये भी सही है, तो मीन्स आपको ये वाला ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो करेक्ट आंसर सी ही लगाना तो बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ग्लास शुड जनरली बी यूज्ड इन बाथरूम्स, ऑप्शन है ग्राउंड ग्लास, वायर्ड ग्लास, फोम ग्लास, ऑल ऑफ देम। करेक्ट आंसर है डी, इन सारे ग्लास का इसमें यूज किया जाता है। ये वेरियस टाइप ऑफ ग्लास है और इसके बारे में हम लोगों ने आगे डिस्कस करेंगे जब बिल्डिंग मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोगों का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंजीनियर माइंड को यूट्यूब पर फॉलो करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और जो लोग भी इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहें और सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले बिल्कुल इस चैनल पर बने रहें, क्योंकि आपका जनरल इंजीनियरिंग का कवर हो जाएगा फाइनल सिलेबस। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।